बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। चाइना के अलावा रशिया ने भी ये ऑफ़र की कि वो मदद देने को तैयार है और वो एक तीसरी पार्टी के तौर पे मामले को हल कर सकते हैं। इससे पहले रशिया ने अमेरिका को एक बहुत बड़ी ऑफ़र दी थी और वो बड़ी ऑफ़र ये थी कि रशिया ईरान से जो अफसूदा यूरेनियम है, जिसका वेट बताया जाता है कि उसका वज़न 440 किलोग्राम है लगभग, और ये 60% अफसूदा यूरेनियम है और इसी से खतरा है कि ईरान एटमी धमाका कर सकता है या तजुर्बा कर सकता है। तो रशिया ने कहा था कि ये हम रूस में ले जाते हैं, लेकिन अमेरिका ने इसको माना नहीं था, क्योंकि देखें ये जो यूरेनियम है ये एक वॉर ट्रॉफी है अब अमेरिका के लिए या डोनाल्ड ट्रंप के लिए। अमेरिका का जो सदर भी ये यूरेनियम अपने मुल्क में ले जाएगा या अमेरिका में ले जाएगा, अब वो सदर जो है वो आलमी सतह पे उसको बड़ी पजीराई मिलेगी और वो अमेरिका में अगले इलेक्शनों के लिए अपने आप को एक बेहतर कैंडिडेट के तौर पे पेश कर देगा। ये बड़ी वाज़ेह और आसान चीज़ है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है ये बिल्कुल, क्योंकि ये एक वॉर ट्रॉफी है, ये हर कोई जीतना चाहेगा। अब ईरान ने इस वक्त जो दो सख्त मुतालबात का सामना किया जेडी वेंस के साथ मुज़ाकरात में, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। लेकिन एक और खबर है, और ये खबर किसी और ने नहीं दी, ये अमेरिकन मीडिया ने दी है और ये खबर CNN से आई है। CNN के जो माहिर एक नामानिगार हैं रॉबर्टसन, उन्होंने इंकशाफ किया कि ईरानी वफद ने अमन की बहुत सारी तजावीज़ पेश की थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया ने बार बार अपनी गोल पोस्टों को तब्दील करना शुरू कर दिया। यानी वो अपने मुतालबात तब्दील कर लेते थे। जहां से भी अमेरिका आता था ईरानी, वहां से कोई ना कोई ऐसी तजवीज़ देते थे कि ठीक है इसको ऐसे कर लेते हैं। तो अमेरिकन बहुत फंस गए थे और अमेरिकन अपनी पोजीशन बार बार तब्दील कर रहे थे। वाशिंगटन तबाहकुन इलाकाई जंग को टूल देने के लिए सफारतकारी को सबोताज करने की कोशिश करता रहा है। यानी ये अब CNN कह रहा है, अमेरिका में कह रहा है। देखिए, अमेरिकन गवर्नमेंट CNN पे केस कर सकती है, उन्हें पकड़ सकती है, उनके खिलाफ इकदाम कर सकती है, कार्रवाई कर सकती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि CNN ने ये खबर दी है तो उनके पास कोई ना कोई तो इसके पीछे जवाब होगा। अब वो ये कहते हैं कि ईरान ने पूरी कोशिश की है कि अमन मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं और जंगबंदी जारी रहे, मगर साथ ही वो ये बताते हैं कि अमेरिका की जानिब से जब किसी एक नुक्ते के ऊपर इत्तफाक होने लगता था तो अमेरिका कोई नई चीज खड़ी कर देता था। वैसे भी जेडी वेंस के पास कोई इतने इख्तियारात तो थे नहीं। तो जेडी वेंस ने ये बताया कि दो सख्त मुतालबात हैं जो हमने ईरान के सामने रखे, जिनके ऊपर डेडलॉक है। ईरान ने कुछ और मुतालबात भी बताए, लेकिन चले इनकी भी सुन लेते हैं। वो कहते हैं, एक तो ईरान कभी भी जौहरी हथियार नहीं बनाएगा, इसके लिए एक पूरा मैकेनिज्म बनाया जाए जिसकी निगरानी अमेरिका की मर्जी के मुताबिक हो, और हम जब चाहें चेक कर लें कि ईरान कभी भी जौहरी हथियार नहीं बना पाएगा, कभी भी नहीं। वो ये उनका दावा है डोनाल्ड ट्रंप का कि कभी भी नहीं। और इसमें एक तजवीज़ ये भी आई कि आप 20 साल तक ईरान में गारंटी दे दे। तो ईरान ने 5 साल की गारंटी दी थी, यहाँ पे एक खबर मौजूद है और ये दावा किया जा रहा है, और ये दावा बाकायदा किया गया है अमरीकी अखबार की जानिब से। न्यूयॉर्क टाइम ने ये रिपोर्ट पेश की है कि ईरान ने कहा कि वो 5 साल तक जौहरी सरगर्मियां मुअत्तल करने पर रजामंद है, बशर्ते कि उसके ऊपर से पाबंदियां उठाई जाएं, उसके जो मुंजमद असासे हैं वो बहाल किए जाएं और ईरान का जो रास्ता है उसको ना रोका जाए आइंदा के लिए, और जो नुकसानात का अजाला है वो भी किया जाए। तो ईरान ने कहा ठीक है, हम 5 साल के लिए आपको गारंटी देते हैं कि 5 साल के लिए हम किसी किस्म की भी जौहरी सरगर्मी नहीं करेंगे। यानी हम अगर कोई नया प्लांट लगाना भी चाह रहे हैं तो उस पर भी हम नहीं जाएंगे, बिजली बनाने के लिए भी इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो फिलहाल 5 साल तक के लिए वो ये गारंटी देने पर तैयार थे, लेकिन अमेरिका ने कम से कम 20 साल और डोनाल्ड ट्रंप ने ताहयात ये गारंटी मांगी थी कि मैकेनिज्म बनाया जाए कि ईरान कभी भी जौहरी हथियार नहीं बनाएगा। तो एक तो ये उनका मुतालबा था जो जिसके ऊपर डेडलॉक हो गया। दूसरा, जेडी वेंस के मुताबिक ये मुतालबा था कि अफसूदा यूरेनियम जो ईरान ने तैयार की हुई है 60% तक, वो यूरेनियम अमेरिका के हवाले कर दी जाए। इस पे भी ईरान राजी नहीं हुआ। तो इन दो चीज़ों के ऊपर वो कहते हैं जी डेडलॉक है। रशिया ने कहा था कि यूरेनियम हम ले जाते हैं, उनकी ईरान से बात हुई होगी, इसी सूरत में उन्होंने ये बात की, वरना इतना बड़ा दावा जो है वो रशिया कर नहीं सकता। अमेरिका नाज़रीन तनहा होता जा रहा है, उसका अकेलापन अब दिखाई दे रहा है। तमाम तरफ से इस बात पे जोर दिया जा रहा है कि मुज़ाकरात दोबारा शुरू किए जाएं। मुझे उम्मीद है कि मुज़ाकरात दोबारा शुरू होंगे। अमेरिका मार खा के आए, चाहे मार के आए, चाहे अमेरिका ताखीर से आए या जल्दी आए, अमेरिका को इन मुज़ाकरात में दोबारा आना पड़ेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से भी यह मुतालबा किया गया कि मुज़ाकरात दोबारा शुरू किए जाएं। जितने भी अमेरिका के माजी के इत्तेहादी हैं वो सारे भी ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात दोबारा शुरू किए जाएं। इटली की वज़ीर आज़म है जॉर्जिया मेलोनी। ये खातून आपको याद होगी जब शहबाज शरीफ साहब डोनाल्ड ट्रंप को सलूट मार रहे थे ना, जब शहबाज शरीफ साहब डोनाल्ड ट्रंप की तारीफों में ज़मीन और आसमान के कलाबे मिला रहे थे, तो पीछे एक खातून लीडर खड़ी थी, वो इटली की वज़ीर आज़म थी। उन्होंने मुंह पे हाथ रख लिया था कि यार ये क्या बंदा है, ये किस तरह की शख्सियत है, ये क्या कर रहा है। क्या किसी भी लीडर को इस तरह कार्टून बनना जेब देता है? क्या कोई भी लीडर इस लेवल के जूते पॉलिश आलमी सतह पे आकर कर सकता है?
وہ خاتون بہت پریشان تھی جس کا نام ہے جارجیا میلونی، یہ اٹلی کی وزیر اعظم ہے۔ اب انہوں نے ایک بڑا جرأت مندانہ سٹیٹمنٹ دیا، انہوں نے کہا جی کہ اسرائیل کے ساتھ دفاعی معاہدہ وہ منسوخ کرنے جا رہے ہیں، یعنی اٹلی کے ساتھ اسرائیل کا ایک دفاعی معاہدہ تھا۔ یاد رکھیے گا یہ دونوں ممالک میڈیٹرینین سی کے اوپر ہیں، سامنے والی سائڈ پہ جو ہے وہ اسرائیل ہے، اس کے بعد ایک اس طرف ترکی ہے، ترکی کے ساتھ یونان ہے، پھر اوپر آپ کا اٹلی، اسپین، یہ سارے ممالک جو ہیں یہ اسی سمندر کے اوپر ہیں، میڈیٹرینین سی کے اوپر۔ تو اس میں جو اٹلی کی وزیر اعظم ہے انہوں نے اب اسرائیل کے ساتھ دفاعی معاہدہ منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ ایک جھٹکا ہے اسرائیل کے لیے، امریکہ کے لیے بھی جھٹکے پہ جھٹکا آ رہا ہے۔ دیکھیں نا وہاں پہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا سب سے فیورٹ ہنگری کا وزیر اعظم تھا وہ فارغ ہو گیا، 16 سال تک وہ اقتدار میں رہا اور بالآخر وہ فارغ ہو گیا۔ اور ہنگری کا جو الیکشن ہے وہ اس کی ایک مثال ہے کہ یورپ کے اندر امریکہ کا اثر رسوخ ختم ہو رہا ہے، خاص طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ کی مخالفت وہاں اتنی زیادہ ہے کہ جو بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی مخالفت کرتا ہے وہ وہاں پہ مقبول ہو جاتا ہے۔ اور اس میں جو سب سے زیادہ لیڈ لی ہوئی ہے وہ اسپین کے وزیر اعظم پیدرو نے لی ہوئی ہے، اور وہاں کے لوگ بڑا فخر کرتے ہیں اس بات کے اوپر، وہ بہت زیادہ فخر کرتے ہیں کہ جناب ہمیں فخر ہے کہ ہمارا وزیر اعظم اتنا ڈٹ کر اتنا مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہے۔ اب ناظرین کچھ چیزیں پاکستان کے اندر سے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو پاکستان میں بتاؤں کہ حکومت نے اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا آغاز کر دیا ہے۔ اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ بتاؤں ناظرین کیا ہوتی ہے؟ لوڈ شیڈنگ کی جو سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ آپ بجلی پیدا نہیں کر پا رہے ہوتے، یا آپ کی اتنی بجلی پیدا کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہوتی جتنی بجلی آپ کو چاہیے ہوتی ہے۔ لیکن پاکستان میں سلسلہ اس کا الٹ ہے، پاکستان کی جو بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت ہے وہ ضرورت سے دگنی سے بھی زیادہ ہے۔ مثال کے طور پہ پاکستان کو جتنی بجلی چاہیے، اگر پاکستان کو 100 میگا واٹ بجلی چاہیے تو پاکستان کے پاس 250 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت ہے، کیپیسٹی ہے۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پاکستانی ہر مہینے 250 میگا واٹ کے حساب سے ہی پیسے دیتے ہیں۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو صلاحیت ہے پاکستان کی بجلی پیدا کرنے کی، پاکستانی جو بجلی خریدتے ہیں اس کے پیسے نہیں دیتے، پاکستان جو بجلی بنانے کی صلاحیت ہے اس کے پیسے دیتے ہیں۔ پھر ایسے ملک میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہو سکتی، آپ لوڈ شیڈنگ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کی اضافی صلاحیت ہے اور آپ صلاحیت کے پیسے لے رہے ہیں، بجلی کے پیسے نہیں لے رہے۔ مثال کے طور پہ آپ ایک دکان پہ جاتے ہیں، اس دکان کی صلاحیت ہے کہ وہ روزانہ 100 انڈے بیچ سکتا ہے، دکاندار 100 انڈے روزانہ بیچ سکتا ہے، آپ کی ضرورت جو ہے وہ 10 یا 15 انڈوں کی ہے، لیکن آپ کو روزانہ اسے 100 انڈوں کے پیسے دینے پڑیں گے، چاہے آپ اسے 5 انڈے لیں، 10 انڈے لیں، 20 انڈے لیں، 40 انڈے لیں، آپ کو پیسے اس کو 100 انڈوں کے دینے پڑیں گے کیونکہ اس کی صلاحیت ہے کہ وہ 100 انڈے روزانہ کی بنیاد کے اوپر بیچ سکتا ہے، یہ اس کی کیپیسٹی ہے۔ یہ ہے کیپیسٹی پیمنٹ جو آپ ہر مرتبہ ادا کرتے چلے آ رہے ہیں اور آپ آئندہ بھی ادا کریں گے۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو انڈے آپ لے رہے تھے نا اس میں سے بھی انہوں نے کہا جی ہم نے آپ کو نہیں دینے، وہاں پہ بھی لوڈ شیڈنگ ہوگی بجلی کی شروع۔ اب انہوں نے بجلی کی لوڈ شیڈنگ شروع کر دی ہے، حالانکہ کیپیسٹی ہے اضافی اور بل بھی ہے اضافی، آپ 1 یونٹ استعمال کرتے ہیں، کم سے کم 3 یونٹ کے آپ پیسے دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کی بجلی کی قیمتیں 3 سے 4 گنا بڑھائی گئی، پھر آپ 1 کے بجائے 3 یونٹ کے پیسے دیتے ہیں، اور اس کے باوجود پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ ریزن کیا ہے؟ کہ عوام کو ٹکے کا فائدہ نہ ہو اور ہمیں ٹکے کا نقصان نہ ہو۔ یہ جتنے آئی پی پیز ہیں نا یہ سارے حکومت کے ناک کے بال ہیں۔ ان سب کو لایا کون تھا؟ نواز شریف، شہباز شریف، پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، ان لوگوں نے اس کے سارا کا سارا منافع کھایا نا، انہوں نے پیسہ کھایا۔ تو یہ جو پیسہ انہوں نے کھایا، جن لوگوں کو یہ لے کر آئے گارنٹیاں دے کر، ان کا نقصان تو نہیں ہونے دیں گے، اتنا سا بھی نہیں ہونے دیں گے۔ آپ کو پتا ہے یہ کاروباری لوگ یا آئی پی پی یہ لوگ نقصان کسے سمجھتے ہیں کہ جی پچھلے مہینے ہمارا منافع تھا 10 ارب کا، اس مہینے 9 ارب کا منافع ہوا، ہمیں 1 ارب کا نقصان ہو گیا۔ یہ نقصان اسے کہتے ہیں۔ یہ نقصان اسے نہیں کہتے کہ ہمارا لاس میں چلا گیا۔ عام آدمی کا نقصان تو یہ ہوتا ہے نا، اس نے 100 روپے کی چیز بنائی، اس کی 90 کی بک گئی تو اس کا 10 روپے کا نقصان ہو گیا، اور اس کی چیز جو 110 کی بک گئی تو 10 روپے کا فائدہ ہو گیا۔ ان کا یہ نہیں ہے، ان کا منافع جو ہے، اگر انہوں نے 100 روپے کی چیز بنائی اور 200 کی بکی تو 100 روپے کا فائدہ ہو گیا، اگلے مہینے 190 کی بکی تو یہ کہیں گے کہ 100 کی ہم نے بنائی تھی، ہماری 190 کی بکی ہے، ہمارا تو جناب 10 روپے کا نقصان اس لیے ہو گیا کہ پچھلے مہینے ہم نے 200 کی بیچی تھی۔ یعنی یہ قوم کو جو پہلے نچوڑ رہے تھے، اب وہ نچوڑنے میں چند فیصد کا فرق آیا تو انہوں نے کہا یہ بھی قوم پہ ڈالو، ہم نے یہ بوجھ نہیں اٹھانا۔ یہ ان کے حالات ہیں۔ اور آج پاکستان میں کامیابی پتہ کسے سمجھتے ہیں؟ آپ کے بڑے بڑے دانشور، آپ کے بڑے بڑے لوگ، بڑے طاقتور لوگ، وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کیونکہ سعودی عرب پاکستان کو قرضہ دینے والا ہے۔ یہ خبر بھی آئی ہوئی ہے، یہ پاکستان کے تمام اخبارات میں ہر جگہ پہ یہ خبر خاص طور پہ چھپوائی گئی ہے کہ پاکستان پریشان نہ ہو، سعودی ولی عہد کی جانب سے $3 ارب ڈپازٹ کرانے کا اعلان۔ یہ کوئی پاکستان کو پیسے مل نہیں جائیں گے، نہ یہ کوئی سرمایہ کاری ہے، یہ صرف سعودی عرب اپنے بینک سے پیسے نکال کے ہمارے بینک میں رکھ دے گا، یہ صرف ڈپازٹ ہے، اور ہم نے پیسہ واپس کرنا ہے UAE کا،
और ये पैसा हमने सऊदी अरब का वापस करना होगा। हो सकता है इस पैसे के ऊपर हमें सूद भी देना पड़े, आने वाले दिनों में हमें पता चल जाएगा। अब हम सऊदी अरब से पैसा ले रहे हैं, हमारे लोग बगले बजा रहे हैं, बहुत बड़ी कामयाबी, बहुत ओ फिटे मुंह तड़ा। यहाँ पे SIFC नामी इदारा बनाया गया, उसके ऊपर रिटायर और हाजिर ड्यूटी जर्नैलों को बिठाया गया। पूरा का पूरा इदारा कंट्रोल किया गया फौज के जरिए से, फौजी जर्नैलों के जरिए से, और उस इदारे को पाकिस्तान के तमाम इदारे दे दिए गए। यानी सियाहत उनके पास, मादनियात उनके पास, ज़राअत उनके पास, हर चीज, एनर्जी सब उनको दे दिया गया। सारा कंट्रोल उनके पास है। इन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान में सैकड़ों अरब डॉलर्स की सरमायाकारी आने वाली है। टके की सरमायाकारी पाकिस्तान में नहीं आई, कोई पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी नहीं आई। इतनी बड़ी नाकामी पे बोलने की बजाय ये कह रहे जी उधार पैसे मिल गए, पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। शाबाश, यही आपसे तवक्को थी, इसी तरह की खबरें आपने देनी थी। माजी में हम भी यही समझते थे कि बहुत बड़ी कामयाबियां होती हैं। सबकी आंखों पे इन्होंने पट्टियां बांधी हुई थी, लेकिन कौम की आंखों से पट्टी उतर गई है। लेकिन हमारे चंद दानिशवर जो है ना, उनकी आंखों से पट्टी नहीं उतर रही। वो वहीं पे खड़े हैं जहां पहले खड़े थे। इमरान खान साहब के साथ जुल्म पे जुल्म, जुल्म पे जुल्म। वो जो मुकदमा 10 मिनट में हो जाना चाहिए, 1.5 साल से उसको लटकाया हुआ है। और अब इमरान खान साहब को जो है वो एक और केस पुराना ये चलाते रहते हैं फॉरेन फंडिंग का, उसके अंदर मरकजी मुलजिम बना दिया। मैं आपको गारंटी करता हूं, हमने इस पूरे केस को स्टडी किया था। पाकिस्तान में बेशुमार लोग, बहुत सारे सहाफी आपको ये बताएंगे जो सही रिपोर्टिंग करेंगे कि अगर पाकिस्तान में किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की फंडिंग सबसे ज्यादा शफाफ है, सबसे ज्यादा नीट एंड क्लीन और क्लियर है, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। और किसी पॉलिटिकल पार्टी में इतनी शफाफियत नहीं थी। ये PMLN, ये पीपल्स पार्टी या बाकी जमातें, फजलुर रहमान, ये तो हिसाब ही नहीं दे सकते, बता ही नहीं सकते कि पैसा आया कहां से, गया कहां पे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक एक रुपया डॉक्यूमेंटेड था, लेकिन इसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुलविस किया गया। अब इमरान खान के ऊपर ये भी एक केस चलाने की बात कर रहे हैं। इमरान खान की बहन ने बताया कि सलमान सफदर को इमरान खान ने बताया कि पहला इंजेक्शन लगने के बाद आंख में थोड़ी बेहतरी आई, उसके बाद से कोई बेहतरी नहीं आई। आप मेरे सामने बैठे हैं, मुझे इस आंख से आप नजर नहीं आ रहे, ना मैं इस आंख से पढ़ पा रहा हूं। पिम्स के डॉक्टर आरिफ ने कहा कि ये आंख मुस्तकिल डैमेज हो चुकी है और इससे बेहतर अब नहीं होगी। ये इमरान खान साहब की हालत की है इन्होंने। पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर, उसे जेल के अंदर एक आंख से नाबीना करते चले जा रहे हैं और उसकी जान के पीछे पड़े हुए हैं। क्योंकि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान की तारीख में जिस लीडर ने प्रॉपर चैलेंज किया और पाकिस्तानियों ने उसको तस्लीम कर लिया और पाकिस्तानियों ने उसके मौक़िफ़ को समझा, वो इमरान खान है। इमरान खान ने वो समझा दिया कौम को जो कोई नहीं समझा पाया था। इस वजह से इमरान खान साहब से शदीद दुश्मनी निकाली जा रही है और लगातार ये किया जा रहा है, लगातार किया जा रहा है। और लाकर मुसल्लत किन्हें किया? पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, नालायकों को। वो अपनी मर्जी के सर्वे करा के चढ़ाई जा रहे हैं। जनाब मैं 100% मकबूल हो गया, मैं 70% मकबूल हो गई, मैं 90% मकबूल हो गया। DGI SPR कहते रही 97% मकबूल हो गया, 93% मकबूल हो गया। और खाना खराब, इलेक्शन कराओ मुल्क में, तुम्हें लग पता जाएगा। ये मकबूलियत के दावे जो है ना, ये 2024 में भी किए जा रहे थे। ये बड़ी छलांगे लगा रहे थे अपने प्राइवेट सर्वेस करवा के। अगर इतने ही मकबूल हो गए तो इमरान खान को एक दिन के लिए सिर्फ जेल से बाहर निकालो, तुम्हें पता चल जाएगा तुम कितने मकबूल हो। एक दफा पाकिस्तान में इलेक्शन करवाओ फ्री एंड फेयर, तुम्हें पता चल जाएगा तुम पाकिस्तान में कितने मकबूल हो। अभी ये एक और खबर है, असदुल्ला खान साहब ने दी, उनका क्रेडिट है कि बिलावल जरदारी की पीपल्स पार्टी ने वर्ल्ड बैंक को भी 5 अरब का चूना लगा दिया। यानी वर्ल्ड बैंक को भी टीका लगा दिया इन्होंने, अंदाजा करें आप। और इनको लाकर मुसल्लत किया आसिम मुनीर साहब ने। पीपल्स पार्टी ने सिंध सोलर एनर्जी प्रोग्राम और रोशन सिंध में मुबैना करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग की है और दुबई में जायदादें बनाई गई हैं। इस केस में ओमनी ग्रुप और चंद बासर सियासी खानदान के नाम है। जनाब ये खबर दी असदुल्ला खान साहब ने। अब आप बताएं कि ऐसे लुटेरों को लाकर मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया, और किया किसने? पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने। तो एक बात तो आप क्लियर कर लें कि फौज का ये मसला ही नहीं है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का ये मसला ही नहीं है कि पाकिस्तान में करप्शन क्यों है। उन्हें ये प्रॉब्लम नहीं है। वो ये कहते हैं कि हमें कोई ना पकड़े, हमें कोई ना पूछे, जितनी मर्जी करप्शन करो, जो मर्जी करो पाकिस्तान में, हमें कोई ना पूछे। जब भी उनकी तरफ कोई पूछेगा या उनसे बात करेगा, वो फौरी तौर पे रिजीम चेंज कर देंगे। और इसके लिए उन्हें किसी के भी दरवाजे पे दस्तक देनी पड़े, वो भी जाके वो दे देंगे। अपना मफाद है, अपनी एक्सटेंशन है, अपनी नौकरी है, अपना इस्तिस्ना है। इससे बाहर ना ये माजी में निकले, ना ये अब निकल रहे हैं, ना इनके निकलने की कोई तवक्को है। अवाम ही इनको पकड़ के निकालेगी तो निकालेगी। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।